चाइना के साथ हमारा भी पाकिस्तान के भी गवर्नमेंट लेवल पर रिलेशन हमेशा रहा है, लेकिन हमारा पर्सनल टू पर्सनल कांटेक्ट कभी चाइना के साथ नहीं हुआ। यानी कि मेरे मोबाइल में, मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, किसी चाइनीज का नंबर नहीं होगा जो चाइना में रहते हो। इंडियंस के काफी सारे, क्यों हमारी लैंग्वेज एक है, काफी सारे इंडियन दोस्तों के नंबर मेरे मोबाइल में मौजूद हैं। हम पर्सनल टू पर्सन आपस में कॉन्टेक्ट, पी टू पी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम अगर बैठ से हैं तो शायद कश्मीर का मसला भी और बाकी मामला भी हमारे हल हो सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के, जो कि चाइना के साथ हल करना शायद मुश्किल हो। हम बहुत से लोग दोस्ती चाहते हैं सर। अच्छा, आगे आऊंगा, सी पैक की आपने बात की, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की। सर ये भी कहा जा रहा है कि शायद आप जो डेवलपमेंट कर रहे हैं लद्दाख में, आपका इंडिया का टारगेट था कि सी पैक रोड तक आप पहुंचे और उस रोड को डैमेज करने की और ट्रेड को, इकोनॉमिक कॉरिडोर को डैमेज करने की साजिश कर रहा था असल में इंडिया, और उसका जवाब दे रहा है चाइना अब उसको। वेरी गुड। आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये बात सही मानी जाए, चाइना अगर कह रहा है, आप कह रहे हैं, और मैं 2 सेकंड के लिए इसको सही मान लूं कि मुझे सीपैक की जो डेवलपमेंट है उसे रोकना है या तोड़ना है, मेरी ऐसी कौन सी मिसाइल है जो अपने आप जाकर वहां वो नहीं तोड़ सकती? कौन सी ऐसी हमारे पास मिसाइल कम है जो चाइना में कहीं नहीं पहुंच सकती? कौन सी हमारे पास ऐसी मिसाइल कम है? कौन सा ऐसा एयरक्राफ्ट हमारे पास कम है जो अपनी फ्लाइंग कैपेबिलिटी के ऊपर जाकर इसे डैमेज नहीं कर सकता? सर माजरत के साथ सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, अगर हम एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन लड़ आप लोग हाथों और मुक्कों से रहे हैं। समझ नहीं आ रही मुझे वाकई, किसी भी आर्मी के लिए हाथों और मुक्कों से लड़ना एक अफसोसनाक बात है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। लेकिन मैंने आपको कमेंट दिया है सी पैक के डेवलपमेंट बिल्कुल एक्सिस बिल्कुल। कि अगर अगर उसको तोड़ना, उसको डैमेज करना अगर हमारा एम है, जैसा आपने सवाल पूछा है, मैं उसके लिए जवाब दे रहा हूं। उसके लिए मुझे सड़क की जरूरत नहीं होती। बाय द वे, आज आपने सवाल पूछा है और आपके जरिए मैं सारे श्रोताओं को यह बताना चाहूंगा, हम ये सड़क क्यों डेवलप कर रहे हैं? हमारे पास तो सड़क ऑलरेडी थी, चांगला से जाकर नीचे जाकर अपने लोगों को सप्लाई करने की। तकलीफ होती थी, चांगला क्लोज हो जाता था, चांगला पर स्लिप होती थी गाड़ी, एक्सीडेंट होते थे। डेवलपमेंट करने की वो जो ट्रैक है वो छोटा ट्रैक था, उसके ऊपर उतनी तेजी से लोकल्स को वहां सामान नहीं दिया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। इसलिए हम ऑल्टरनेट एक्सेस कर रहे हैं। ऑल्टरनेट एक्सेस भी हम कहां कर रहे हैं? हम अपनी लैंड में कर रहे हैं भाई। वो वाली लैंड जो गलवान रिवर या गलवान नाला, जो भी वर्ड इस्तेमाल कर ले, वो कभी भी चाइना का था ही नहीं। मुझे आप एक बात बताइए, जो पेंगोंग त्सो में सिरिजाप 1 से लेकर सिरिजाप 2 की 5 किलोमीटर की जो सड़क बनी, इंडिया ने क्यों नहीं ऑब्जेक्ट किया? वो इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं किया क्योंकि सिरिजाप 1 से सिरिजाप 2 और सिरिजाप 2 से फिंगर 8 जो इंडिया की क्लेम्ड एलएसी है, इंडिया की क्लेम्ड एलएसी है, उसके पीछे की साइड हमारा डिस्प्यूट ही नहीं है हमारे हिसाब से। भाई आप फिंगर 8 के पीछे क्या कर रहे हैं, हम इस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे। लेकिन आप फिंगर 8 से फिंगर 5 तक आ गए तो हम भी फिंगर 4 से उतरकर, और फिंगर 4 चाइना की क्लेम्ड एलएसी है, फौज उतरकर सामने आ गई कि ये क्या तरीका है भाई, आप यहां तक आ ही नहीं सकते। तो जो जायज बात है वो समझना चाहिए और जायज बात को ही लेकर चलना चाहिए। ठीक। डेवलपमेंट अपने इलाके में हमेशा से, मैं आप अगर तिब्बत और पूरे इलाके में अगर आप देखें, क्लास 70 रोड बना रहा है, बनी हुई है, एक्सप्रेस हाईवेज बने हुए हैं, डिस्प्यूटेड एरिया है। किसने बोल दिया उनको कि वो डिस्प्यूटेड नहीं? आप एक बात बता दीजिए, कल तो आप ये बोलेंगे कि निम्मू से कारू या निम्मू से ले जो सड़क है, अगर हम उसको कॉन्क्रीटाइज करके 2 मीटर चौड़ा करते हैं तो उसमें चाइना को तकलीफ होगी। क्यों भाई? जो इलाका क्लियर कट आपका और हमारा है, डिस्प्यूटेड क्या है? एलएसी डिस्प्यूटेड। आप ये नहीं बोल सकते कि गलवान रिवर के ऊपर आप फुट ब्रिज तो बना लीजिए, लेकिन क्लास 70 ब्रिज या क्लास 40 ब्रिज हम इसलिए नहीं बनाने देंगे क्योंकि आपकी बड़ी गाड़ियां और टैंक इसके ऊपर से आ सकते हैं। ठीक। तो गिल्टी कौन है भाई? डर किसको लग रहा है? अगर हमें हमारे इलाके में डेवलपमेंट करना है, हमारा लद्दाख, जो कि आज नहीं पूरी दुनिया बोल रही है, लद्दाखीज बोल रहे हैं कि अब से पहले इग्नोर्ड रहा है, अगर उसके यूनियन टेरिटरी बनने पर उसकी डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है, मैं कह रहा हूं इसमें किसका हक है कि वो ऑब्जेक्शन कर ले?
पाकिस्तान ने क्यों नहीं किया ये? चलिए आपकी मैं 2 मिनट को बात सच मान लेता हूं कि चलिए चाइना को लगता है कि हम सी पैक वाली हो, तो चाइना पाकिस्तान ने क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर हम सचिन के तरफ आंख उठा रहे हैं तो सबसे पहला अफेक्टेड आदमी कौन है? पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान को तो नहीं लग रहा डर, क्योंकि उसे मालूम है कि इंडिया कभी भी अपने आप को एक्सपेंड नहीं करता। गलत हुआ सही हुआ पाकिस्तान की तरफ से वो आपकी सोच हो सकती है। बांग्लादेश बनाना, एक समय था कि ये रूमर उड़ी थी उसी समय 70s में कि इंडिया बांग्लादेश के इलाके को, ईस्ट पाकिस्तान को कब्जा करना चाहता, नहीं किया ना कब्जा। तिब्बत के ऊपर चाइना ने कब्जा किया है ना, अक्साई चीन पर कब्जा किया है ना। जो जो जमीन चाइना को पाकिस्तान ने सीड कर दी उसके ऊपर कब्जा किया है ना। आज आप जा सकते हैं वहां। समझना हम दोनों देशों को ये है, भाई कौन है, दुश्मन कौन है। वो मीठा दुश्मन है, वो शुगर वाला दुश्मन है आपका, जो शुगर क्रिएट करेगा। सर आपने रोड्स की बात की, ये थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजिकल क्वेश्चन है लेकिन मुझे समझ नहीं आ पा रही इस चीज की, मैं इसलिए स्पेशली आपसे जानना चाह रहा हूँ। एक लद्दाख को जो सप्लाई लाइन जा रही है वो मेन सप्लाई लाइन कारगिल से गुजर के जा रही है, और मेन रोड जो मेन बड़ा रोड है वो कारगिल से गुजर के जा रहा है, और किसी जमाने में वो कारगिल हमारी गन्स की, पाकिस्तान की गन्स की रेंज में आ गई थी। वो रोड चल सर एक होगी। अब डेवलपमेंट की बात की, एक रोड जा रही है हिमाचल प्रदेश की तरफ से लद्दाख में रोड जा रही है शायद। सर उस रोड को आप इतना डेवलप क्यों नहीं कर रहे? वहां से रास्ते डेवलपमेंट रोड्स के जरिए आप क्यों नहीं इंडिया कर रहा? कारगिल वाली रोड है लेकिन हिमाचल प्रदेश से भी तो आपको शायद ज्यादा इजी रूट हो, अगर वो रोड अच्छे से बन सके जिस पे ना पाकिस्तान कभी पहुंच सके, कारगिल ना उस तरह का वाक्य हो सके। हिमाचल प्रदेश तो हमसे भी बहुत दूर है। उस रोड पे इंडिया ने और खासतौर पर इंडिया की मिलिट्री को भी सोचना चाहिए था कि उस रोड को डेवलप करें ताकि लद्दाख तक इजी एक्सेस हो। जिस तरह कारगिल हुआ था, हम तो बिल्कुल अगर सप्लाई लाइन आपकी डैमेज कर सकते तो जो लद्दाख को जा रही थी उस रोड को डैमेज करके, इंडिया के पास दूसरा ऑप्शन उस वक्त तक नहीं था। मुझे रिसेंट सिचुएशन का नहीं पता लेकिन जो मैंने मैप्स पे रोड देखी है, मुझे हिमाचल प्रदेश के लिए रोड की बहुत ज्यादा अच्छी नहीं नजर आई। इसकी क्या वजह, आपने वो अभी तक क्यों डेवलप नहीं की? इसे आपके खबर के लिए बता दूं, मैं 2nd जनरेशन आर्मी ऑफिसर हूं। मेरे पिताजी फौज में थे और 85, 86, 87 के दौरान उन्होंने वो हिमाचल वाली रोड का ट्रायल किया था। ठीक, जो हिमाचल से आप बता रहे हैं उसका ट्रायल, और वो ट्रायल उस समय इसलिए मुश्किल था क्योंकि उस समय वो बिल्कुल डेवलप्ड नहीं था। पहाड़ियां थोड़ी दुर्गम थी, समतल नहीं थी। इनफैक्ट मेरे फादर को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई थी, उनको ऑक्सीजन भी लगाया गया था और जिस वजह से उनकी मेडिकल कैटेगरी भी डाउन हुई थी। ये बातें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी को ये लग रहा है कि हमने उस रोड के बारे में कभी नहीं सोचा, मैं 86, 87 की बात कर रहा हूं, जब मेरे फादर उस रोड पर चलते थे कॉन्वॉइस का ट्रायल लेने के लिए कि क्या 100 गाड़ियां इकट्ठी जा सकती हैं या नहीं जा सकती, और अगर जा सकती हैं तो कितना टाइम लेती है। वो एक्सेस हमने जरूर डेवलप किया है। लेकिन एक बात आपको ये भी बता दूं, आपका हमारा कैरेक्टर जर्नली इस चीज पर बहुत मैच करता है कि हमें बहुत गरूर है इस बात का कि लद्दाख हमारा है, लेह हमारा है, गलवान वैली हमारी है, पेंगैंग सो का जो 1/3 पार्ट हमारा है वो हमारा है, 2/3 आपके पास है वो आपका है। तो ये जो इस बात का गुरूर है, इसलिए हम चाहेंगे कि हमारी सड़क हमारे हिसाब से डेवलप। हम कभी नहीं चाहेंगे कि चाइना या कोई और कंट्री इसके बारे में डिसाइड करे कि वो सड़क कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी। हमारा अपना गुरूर है इस बात का कि हम कारगिल वाली सड़क गलवान वैली तक लेकर जाएंगे। हमें गुरूर है इस बात का कि जो चांगला वाली सड़क हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है लेकिन हमें तकलीफ होती है उस पर जाने में, इसलिए हम नीचे से भी एक सड़क लेकर जाएंगे, पेंगोंग सो से होती हुई, श्योक से होती हुई गलवान वैली तक। हम उस गलवान वैली के ऊपर क्लास 70 ब्रिज बनाए, क्लास 40 ब्रिज बनाए, क्लास 120 ब्रिज बनाए। होता कौन है कोई और देश ये डिसाइड करने वाला कि हम उस पर ब्रिज बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? ये हमारी ईगो समझ लीजिए। लेकिन आजकल हमारा ये अहंकार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम अपने देश की अपनी जमीन के ऊपर चीजें किसी दूसरे के सोच से बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता
हम अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ कर रहे हैं। हमारा कैरेक्टर अगर श्री राम का है, पीसफुल है, तो जब जरूरत पड़ती है तो बहुत बड़ी मार्का है। उसमें नुकसान हो गया श्रीलंका का, उसमें नुकसान हो गया रावण का। ये वही रावण है जो यहाँ हमारे कंट्री में कहीं पर पूजा भी जाता है, आरती होती है रोज। तो इस गुरूर को और इस गुरूर को हम गलत ना लें। हमारी इज्जत का मामला है, सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला है। ये तो वो वाली बात है कि कल आप ये बोल देंगे कि जी लेह का जो एयरफील्ड है बंद करिए। क्यों भाई? आपके हमारे बीच में सिर्फ डिस्प्यूट है एलएसी का। एलएसी का 27 जगह अगर डिस्प्यूट है, आप आज बता दीजिए, आपने तो 3 जगह पर किया है, अगर मैंने बाकी 24 जगह कर दिया तब क्या करेंगे? लेकिन इंडिया इस चीज में विश्वास नहीं करता, और इस चीज को अगर चाइना कमजोरी समझ रहा है तो इस बार उसे वो कमजोरी का भुगतना पड़ रहा है कि जिस चीज को उसने कमजोर समझा और आगे बढ़ा, वो उसको वापस जाना पड़ा और जाना पड़ेगा। ठीक सर, अपने लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। चाइना एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर इस वक्त है और ये हकीकत है। तो सर ऐसे इंडियन लोग, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडियन की, तो आप लोग चाइनीज की जो चीजें हैं उसका बाइकआउट क्यों नहीं कर देते? ये कैसा ऑप्शन है? करते हैं ना, बाइकआउट करते हैं, लेकिन इंडिया, वही वाली बात, कैरेक्टर। हम एक वो जिम्मेवार कंट्री हैं जिसने अगर डब्ल्यूटीओ में कुछ साइन करा है तो हम उसको ओबे करते हैं। जहां तक चाइना के सामान की बात है, चाइना, ये आप और हमारे बीच में कोई फर्क नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, हम सब चीजें सस्ती चाहते हैं। ये हमारी खून में है, हमारी फितरत में, कि जहां चीज सस्ती है तो क्यों ना मिले। ये अलग बात है कि प्रूव हो रहा है कि हर वो चीज जो सस्ती है वो अच्छी नहीं भी होती है, उसकी क्वालिटी में कहीं ना कहीं फर्क है। और ये फर्क सिर्फ इंडिया नहीं देख रहा, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। आप भी देख रहे हैं, यूएस भी देख रहा है। जहां तक है कि इसका बायकॉट क्यों नहीं करता, हमने एक नई मुहिम चलाई है। हम किसी चीज का बायकॉट क्यों करें? हमने स्टार्ट किया बी इंडियन बाय इंडियन। इसको कोई नहीं रोक सकता, डब्ल्यूटीओ भी नहीं रोक सकता। डब्ल्यूटीओ सिर्फ बोलता है इंटरनेशनली आपकी इकोनॉमी में खेलने की गुंजाइश, प्ले करने की गुंजाइश सभी कंट्रीज को बराबर की होनी चाहिए। हम आपको दे रहे हैं, आप लाइए अपने मोबाइल्स, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लाइए अपने दिए, आप लाइए हमारे दिवाली के भगवान, हम नहीं खरीद रहे। दो बार ये हो कि उसे तकलीफ होगी, तीसरी बार से सामान आना बंद होगा। अगली बात, जब हम बोलते हैं बी इंडियन बाय इंडियन, हम बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास वो चीजें सस्ती नहीं बन पा रही तो उसे सस्ती बनाने के तरीके निकालिए। अगर हम अपने यहाँ वो इंडस्ट्री सेट नहीं कर पा रहे, वो इंडस्ट्री सेट करिए। वो एप्स जिसको हम चाइना से ले रहे हैं क्योंकि वो फ्री मिल रहे हैं, वो अपने यहाँ हमने दिया ना, आरोग्य सेतु हमने फ्री दे दिया ना। आप हम देखिए, लगता है टाइम। काश जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था तब लोगों ने सुन ली होती, एक मुहिम चल पड़ी होती, एक सोच अगर उस समय का चला होता तो आज हम किसी और प्लेटफॉर्म पर। मुझे समझ चाहिए, ये वो वाली बात है कि होली पर या दिवाली पर क्यों वो रंग या क्यों वो दिया चाइनीज होगा? क्यों मेरे भगवान की आंखें स्क्विंट आइड होंगी? बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों वो कुल्हड़ जो हमारा अपना होता था वो चाइना देना शुरू करे? चैलेंज है, और इस चैलेंज से मुंह मोड़ेंगे तो फंस जाएंगे। इसको सामने डटकर मुकाबला करेंगे, जैसे कि गलवान वैली में आपने डट के मुकाबला किया, हॉट स्प्रिंग में किया, पेंगेंगसो में किया। चाइनीज आर्मी 5-5 किलोमीटर पीछे गई, उससे और पीछे जाना है, ये बात चल रही है। क्योंकि जब तक वो अपनी ओरिजिनल जगहों पर नहीं जाएगा, उसको ये समझ आ गया है कि इंडिया इस बार बात वही है आपके चाइना बायकॉट का। मैं बिल्कुल नहीं किसी को बोलूंगा कि चाइना बायकॉट करे, चाइना अपने आप बायकॉट होगा।
अपनी लकीर देखें, अपनी लकीर बढ़ाएं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करें, अपने देश के प्रोडक्ट्स में आप इज्जत रखें, अपने बच्चों को समझाएं। ये वाले बच्चे जब देखेंगे, जैसे क्या आप बताइए, कोई भी बच्चे को कैसे पता चलता है वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन? क्योंकि उसके माँ बाप उसे उस जगह ले जाते हैं। अगर आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान अपने यहाँ बच्चों को बताएगा कि चाइना के अंदर हमारा क्या खराबी है, हमारे बच्चे कल बड़े होकर यही चीज पर काम करेंगे। ये चीजें कल परसों में नहीं होंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि 4 बर्तन हमने यहाँ जला दिए तो कल से चाइना का बंद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इंडिया को इंटरनेशनल स्टैंडिंग में रहना है, WTO में रहना है। तो इस वजह से मैं चाहूंगा, हम एक अलग मुहिम चला रहे हैं, बी इंडियन बाय इंडियन, मेक इन इंडिया। और अगर किसी भी कंट्री को हमारे साथ पार्टिसिपेट करना है, इट शुड बी मेड एट इंडिया। इंडिया में आकर बनाइए, हम आपको चीज दे लेंगे। कम से कम कंट्रोल हमारे हाथ में। तो आपको याद दिला दूं, अगर आपको अच्छे से ध्यान रहेगा, बारबी डॉल 800 रुपए की होती थी, चाइना ने उसे 80 रुपए में कर दिया। लेकिन पूरे वर्ल्ड ने उस डॉल का बायकॉट इसलिए किया क्योंकि उसके ऊपर लेड था, लेड पेंट, जो बच्चे के सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह था। बंद हुई ना, कहां है वो बारबी डॉल, आप बता दीजिए। सो जनाब, जरूरत है आंखें खोलने की, और आंखें खुलेंगी जब सोच खुलेगी। जब सोच खुलेगी तो दिमाग खुलेगा, जब दिमाग खुलेगा तो दिल अटैच होगा, और जब दिल अटैच होगा तो आपकी आदत पड़ेगी कि आप स्वदेशी आइटम इस्तेमाल करेंगे, किसी दूसरे का नहीं करेंगे। ठीक। अच्छा सर, एक वक्त था जिस टाइम 2013 और उससे पहले मनमोहन सिंह साहब प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। राजनाथ सिंह साहब उस वक्त बहुत ज्यादा ट्वीट्स करते थे, बहुत ज्यादा बात करते थे कि मनमोहन सिंह और कांग्रेस चाइना के बारे में बात नहीं करती, चाइना के खिलाफ बात नहीं करती। राजनाथ सिंह साहब के ट्वीट्स मौजूद हैं 2012-13 के। अब राजनाथ सिंह साहब खुद गायब थे, मैंने देखा पूरी रात कम से कम 17 to 18 आवर्स तक रिप्लाई राजनाथ सिंह का नहीं आया था। वही जब कांग्रेस के लोगों ने जब उन्हें फिर ट्वीट्स करना शुरू किए, ट्विटर्स पे ट्रेंड चले, उसके बाद राजनाथ सिंह साहब नजर आए। देखिए, किस्मत से राजनाथ साहब को मैं पर्सनली जानता हूं। जब वो गाजियाबाद में थे तो हम उनके साथ काम भी कर रहे। राजनाथ साहब कभी भी बड़बोले थे ही नहीं, बहुत ज्यादा बोलने वाले इंसान वो कभी भी नहीं। वो जो बोलते हैं काफी सोच समझ के बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, वाजपेयी जी की तरह। जैसा वाजपेयी जी के टाइम में कहा जाता था कि एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में आप एक झपकी ले सकते हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मैंने अगला वर्ड क्या बोलना है, क्योंकि वो वर्ड जिम्मेवारी से बोलते हैं। राजनाथ जी की जो एक बड़ी अच्छी छवि है वो इस बात पर है, गलत नहीं बोलते, कम जरूर बोलते हैं लेकिन गलत नहीं बोलते। आप अगर बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, हर जगह जहां जहां डिस्प्यूट आए, कहीं पर भी उन्होंने कोई गलत बात नहीं। जब आप बात कर रहे हैं कि एक डिफेंस मिनिस्टर आज की तारीख में बोला या नहीं बोला, आप बता दीजिए। अगर पाकिस्तान इंडिया या चाइना इंडिया के बीच में किसी भी तरह का स्टैंड ऑफ है, तो क्या रक्षा मंत्री को माइक पकड़ने की जरूरत है, या सबसे पहले मीटिंग कर ये डिसाइड करने की जरूरत है कि हो क्या रहा है और क्या होने वाला है और क्या करना है? क्योंकि उस पर डिपेंड है कि हमारा डिप्लोमेटिक स्टैंड क्या रहेगा, पॉलिटिकल स्टैंड क्या रहेगा। उसका जो इफेक्ट है वो बहुत बड़ा है। राजनाथ जी, अगर मनमोहन सिंह साहब के टाइम की अगर आप बात कर रहे हैं, ये राजनाथ जी नहीं कहते थे, कांग्रेस भी कहती थी, बाकी सारे ऑपोजिशंस कहते थे, और हमने उनको जब भी कहीं किसी वर्ल्ड के किसी भी फोरम पर देखा, हमने हमेशा देखा वो कम बोलते थे, ठीक। बहुत कम बोलते थे। लेकिन पाकिस्तान की दफा माइक, आपने माइक पकड़ने की बात की, पाकिस्तान की दफा आपके डिफेंस मिनिस्टर भी माइक पकड़ लेते हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी माइक पकड़ लेते हैं। हमेशा से ऐसे होता रहा, हमारी तरफ भी से भी आपकी तरफ से भी। लेकिन सर यहाँ पे ही मैं बात खत्म करूंगा। आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम देने का। इंशाल्लाह आगे भी बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।